बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में दूसरी बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पहली बार TEDx में आई थी। और मुझे कभी यकीन नहीं होता है कि मतलब कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिल पाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। आप लोग की तरह जब मैं स्टूडेंट थी तो फिर उस समय ना जो कोई भी इवेंट होता था तो स्टेज पे VIPs लोग होते थे, स्पीकर्स होते थे, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो सब आते थे और हम लोग पीछे से कुर्सी पे बैठ के देखते थे। और कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि आप लोग के साथ हम कभी एक स्टेज शेयर करेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी लाइफ में जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली हूँ। लास्ट टाइम भी जब यहाँ पर आई थी तो IAS संजय गोयल सर से उनसे भी मिलने का मौका मिला और अभी सर से मिलने का मौका मिला और भी बहुत लोग। और वाइस चांसलर सर जो है यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर भी जब मैं आई थी तो मुझे लगा कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ना तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तो जब अनुपम व्यास सर ने मुझे बोला कि मैम हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल करवा रहे हैं, आप आएंगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई, मैंने लगी सर हम ज़रूर आएंगे। और कल मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, घर वालों ने बोला मत जाओ, मैंने बोला कि नहीं, मतलब एक बार जब बोल दिया जाना है तो फिर जाना है। और अभी भी मतलब उस कंडीशन में नहीं है कि हम यहाँ खड़े होके बोल सके, लेकिन फिर भी आप लोग को देख के एनर्जी आ गई है। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, उनके सामने बोलना मतलब। मैंने ना अपना बिजनेस 2 साल पहले शुरू किया था, आप लोगों ने मुझे इंटरनेट पे देखा ही होगा। और बिहार में कोई भी काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है, मतलब रह के समझ में आ रहा है उधर, क्योंकि पिछले 10-11 साल से उत्तर प्रदेश में थे और अचानक बिहार जाकर अपना काम स्टार्ट करना। बिहार इसीलिए गए थे क्योंकि पटना में मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं था जो घर जाके मतलब भड़का दे लोग मम्मी पापा को या कि आपकी बेटी सड़क पे काम कर रही है। मेन बात ये था कि 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था इकोनॉमिक्स में, तो फिर उसके बाद 2 साल तक मैंने एग्जाम्स की तैयारी करी और कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। मतलब हम लोग ना बनिया फैमिली से हैं, तो हम लोग में सब लोग बिजनेस करते हैं बचपन से। बिजनेस पापा के दुकान पर भी जाना, मतलब देखना, तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं था। घर वाले बोले कर लो एग्जाम्स की तैयारी, बोला ठीक है कर लेते हैं। एक चीज़ समझ में आ गया, जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना होना वो चीज़ आप कितना भी कुछ भी मेहनत कर लो कोई फायदा नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता। तो मेरा था कि खुद का कुछ करना है, तो घर पे अगर बोल देते कि हमको चाय बेचना है तो 2-3 थप्पड़ लगता और घर से निकलने भी नहीं दिया जाता। तो फिर उसके बाद मैंने झूठ बोला कि 1 साल और दे दीजिए। हम लोगों के यूपी बिहार में ना एक चीज़ सेम है, लड़की 18, 19, 20 साल की हुई नहीं कि ठीक है अगर कुछ करना है तो ठीक है, नहीं तो शादी करवा देते हैं। तो वैसे ही हमको भी बोला गया कि अब ग्रेजुएशन के 2 साल तक ठीक है, नहीं हुआ जॉब 1 साल और देते हैं टाइम, फिर तो शादी करवा देंगे। तो मैंने सोचा कि अभी माँ बाप से लड़ झगड़ के हम काम कर भी सकते हैं, शादी हो गया तो फिर तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने घर से झूठ बोला कि मुझे जाना है पटना पढ़ने के लिए, और दिमाग में सेट करके आए थे कि हमको अपना काम करना है। जनवरी में पटना आए थे 2022 में, और डेडलाइन सेट किया था खुद के लिए अप्रैल में अपना काम शुरू करना है। पैसा नहीं था क्योंकि घर पे बोल भी नहीं सकते थे कि 30-40 हज़ार रुपये चाहिए, बोलते क्यों चाहिए, बस हॉस्टल का पैसा मिलता था घर से और पॉकेट मनी जो भी 500-1000 रुपये। तो फिर कोई भी काम ना स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ होता है डिटर्मिनेशन। अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि नहीं हमको करना ही करना है, तो भगवान जी ना रास्ता बनाते चले जाते हैं। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है भगवान जी पे, बहुत ज़्यादा, कि कोई भी काम हम सोचते हैं ना कि हमको करना है, अगर आपका इंटेंशन सही है तो ऊपर वाला आपके लाइफ में किसी ना किसी को भेज देता है आपकी मदद करने के लिए। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आया 2 साल में, मतलब बिहार सरकार से पंगा भी हो गया बहुत धमकियां भी मिली, कुछ टाइम के लिए पटना भी छोड़ना पड़ा, थ्रेटनिंग कॉल्स भी आने लगे, दुकान उखाड़ के फेंक दिया गया। लेकिन फिर सोचे कि नहीं यार, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में, और हर एक हम किसी भी फील्ड में जाते हैं हमको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ना।
किसी भी फील्ड में जाते तो हम सोचे कि नहीं ये मेरा मतलब अभी हार्ड टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। तो पेशेंस रखो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसको क्विट मत करो। जैसे अगर कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अगर कोई काम किया जाए, प्रॉब्लम्स बहुत आता है, हर एक फील्ड में आता है। तो 6-7 महीने तक मेरा पूरा शट डाउन रहा बिजनेस। घर वालों ने बोला आ जाओ, क्या कर रही हो पटना में, और बहुत लोग बोले कि अब काम छोड़ दो, बहुत सारे मतलब थ्रेटनिंग कॉल्स भी आते थे। फिर मैंने 7 मंथ्स तक बिल्कुल हम अपने जहाँ रेंट पे रहते थे वहीं बाहर तक नहीं जाते थे। बहुत सारे मीडिया चैनल से कॉल आता था कि आपका इंटरव्यू लेना, बोले अभी तो बिल्कुल नहीं देंगे। फिर आप लोग बोलोगे कि कुछ ना कुछ बोल के गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ निकलवा लो तो मुझसे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा। तो 6-7 महीना तक सब हमको कभी कभी कॉल भी आता था, पटना छोड़ दी ना, अपना काम बंद कर दी ना, क्या बोलते कुछ नहीं। फिर उसके बाद अपना कार्ट मेरा जब हटा दिया गया, फिर मैंने 7 मंथ्स बाद अपना कैफे खोला पटना में, और आज हमारा 4-5 जगह कैफे है और भी जगह ओपन होने वाला। और अब हम लोग ना PM FMC हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं पटना में ही। हम लोग एक ज़मीन के लिए लीज पर बात कर रहे हैं। हम लोग अपना कुछ बेकरी आइटम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोगों को बैंक से लोन मिल जाएगा। 50 लाख तक का लोन अप्रूव हो जाएगा, और उसमें ना 10 लाख सब्सिडी भी मिलता है। और हम लोग स्टार्टअप बिहार में भी अप्लाई करने जा रहे हैं, वहाँ तो कम ही उम्मीद है, मेरा नाम देखते ही वो लोग रिजेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए PM का जो भी योजना है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और इतना ओपनली हम यूपी में आए तब बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते। तो उसके बाद बस मेरी जर्नी, अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, हम अभी स्ट्रगलिंग फेज में ही है। और मेरा सौभाग्य है कि इतना मतलब इतना हमको रिस्पेक्ट मिल रहा है, इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है, अभी हम उस लायक अपने आप को समझते नहीं है। इतने अच्छे लोग से मिलना ना, लाइक मतलब मेरे लिए ड्रीम है। मतलब अगर हम बैंक एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते, बैंक क्लर्क बन जाते, तो आप लोग से नहीं मिल पाते। अपॉइंटमेंट लेना होता हमको आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन आज अपना खुद का काम स्टार्ट, क्योंकि मेरे लिए ना सबसे बड़ा सबसे अच्छा बात ये है कि हम जो सोचे ना वो किए। हम घर वालों के प्रेशर में नहीं रहे, कि कभी कभी आप सही होते हो ना तो घर वालों से थोड़ा बहुत लड़ना करे तो लड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप कोई भी काम करोगे ना तो 100% आप, बहुत जल्दी तो सक्सेसफुल कोई नहीं होता, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को फेस करो, आगे बढ़ो और भगवान में भरोसा रखो। वो कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। कोई भी मुश्किल आता है ना, उस समय हम लोगों को लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, बाद में समझ में आता है कि नहीं, वो हुआ तो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और जिद जरूरी है लाइफ में। ऐसी उपस्थिति, ऐसा मंच जीवन में बार बार नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज मिल रहा था और मुश्किल हो गया, पानी बरस गया तो और मुश्किल से मिला है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के मन में, देखिए हमारे पास कितनी वैरायटी है। साहित्य एक कॉमन विषय है, लेकिन हमारे पास कर्नल साहब हैं, हमारे पास राम मोहन शर्मा जी हैं, प्रियंका गुप्ता जी हैं, हमारे पास त्रिवेदी सर हैं। तो ऐसे 4 लोग एक साथ एक मंच पर मिलना मुश्किल है। तो मैं आग्रह करता हूं कि आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न किसी तरह का है तो प्लीज आप अपने स्थान पर खड़े होकर पूछ सकते हैं। फिर सुग्रीव जो कि राजा नहीं थे लेकिन उनको राजा बनाया गया, वो भी एक राजा का स्टेटस रखते हैं। उसके बाद जो दुश्मन है वो रावण, वो भी एक समय विजयी राजा है। इस कॉन्सेप्ट में मर्यादा में आप क्या बोलना चाहिए कि दोस्ती हम लोगों को अपने बराबर वाले लोगों से करनी चाहिए ना? भगवान निषाद राज से जब मिले, उससे पहले उनकी भेंट केवट से हुई। केवट को भी मित्र के समान ही दर्जा दिया। केवट और राम का स्टेटस में कोई बराबरी नहीं। वो केवल नाव चलाते थे, एक राजकुमार थे और राजा बनते हुए राजकुमार थे। लेकिन केवट को भी उतना ही स्नेह दिया और केवट को भी उतना ही बहस करने के लिए ओपन मंच दिया कि आओ बहस करो, कि तुम उतना ही लोगे
लेनी पड़ेगी, बोला नहीं लूंगा। किससे बहस कर रहा है? राम से, सीता से, बगल में लक्ष्मण खड़े हुए। मैंने आज की हिसाब से आप कल्पना कीजिए कि अयोध्या नरेश के बेटे से केवल नदी के पार उतारना है और वो बहस कर रहा है कि तुमको हम नाव में नहीं बैठने देंगे। उसके तर्क अलग थे, लेकिन बहस कर रहा है। आज डीएम से आप खड़े होकर बहस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। नहीं मतलब सामान्य बात नहीं, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, लेकिन राम सामने खड़े हुए हैं, उनको जानने, वो इतना तो जानते ही था ना कि किसके बेटे हैं। और इसके बाद वो कह रहा है कि हम तुमको नाव में नहीं बैठने देंगे। वो अलग कारण था कि क्यों नहीं बैठने देंगे, कि हमारी नाव जो है कहीं महिला बन गई तो क्या होगा। लेकिन वो बहस कर रहा है और बहस को तार्किक उत्तर भी दे रहे हैं, उतराई पे भी बहस कर रहे हैं। तो बराबर का स्नेह एक सेवक को देने का भाव जिसके अंदर है वो राम है। दूसरा, सुग्रीव वंचित थे, अपनी जान की भीख मांगते हुए ऋषिमुख पर्वत पर बैठे थे, केवल इस वजह से कि बाली वहां पहुंच नहीं सकता था। और दूसरी बात ये कि उसमें भी वो चाहते तो बाली से 1 मिनट के लिए बोलते, अगर उन्हें राजा से मित्रता करनी होती तो 1 मिनट में जाते, कहते कि बाली मैं अयोध्या नरेश का बेटा और ऐसी ऐसी मदद चाहिए। बाली के लिए रावण कुछ भी नहीं था। बाली की शक्ति के सामने रावण पानी भरता था, मदद नहीं मांगी। मदद राजा से नहीं मांग रहे वो, सुग्रीव से मदद वंचित से मांग रहे हैं। और जहां तक राजा बनाने की बात है, चूंकि वो राजा का हकदार था इसलिए राजा बनाया। और राम का और उस कहानी का कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है अंगद। कोई व्यक्ति तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप को गोली मार दे, क्या करिएगा? अंगद पैर छूकर राम जी के जा रहा है, बाली आदेश कर रहा है कि तुम जाओ और इनकी शरण में तुमको रहना है। और अंगद ने ना छू न चा, जो आ गया। तो हर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उनकी बराबरी का हो या ना हो, अगर वो धर्म के लिहाज से हकदार है। एक मैंने जब कविता लिखी, जो दूसरी कविता का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, भगवान राम के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही तो है कि वो जहां जहां भी गए कहीं के राजा नहीं बने। अयोध्या लौटने की आवश्यकता नहीं थी, लंका के राजा बन जाते, रावण को मारा था और सर्वाधिकार के साथ मारा था और पूरे वंश के समेत मारा था। चाहते तो लंका का राज करते, कहते कि भरत तुम वहां की सत्ता संभालो, मैं यहां की संभालता। वहां भी राजा विभीषण को जाके बनाया। तो राम ने धर्म सत्ता स्थापित की है, स्वयं की सत्ता स्थापित नहीं। जो धर्म के लिहाज से महत्वपूर्ण था, उस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि जाओ तुम वहां पे बैठो। उन्होंने कहा कि अगर विभीषण धर्म के लिहाज से सत्ता चलाने के अनुकूल है तो विभीषण चलाएगा। जब तक मन में बैर था सुग्रीव के, तब तक सुग्रीव सत्ता चलाने के लायक नहीं था। और दूसरी बार भी जब बैर आया तो लक्ष्मण को भेज के उसको चेताया कि जिस काम के लिए तुमको काम दिया गया था, टास्क दिया गया था कि तुम जाके अपनी फौज भेजोगे और सीता का पता लगाओगे, तो दोबारा जाके चेताया कि अगर धर्म सत्ता स्थापित नहीं करोगे तो फिर हम वही हैं जो पहले थे। तो जहां जहां धर्म से कोई अलग होने की कोशिश करता है, राम उसको वहां चेताते भी हैं, बताते भी हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं, कई जगह। अब जैसे आपने तीसरी बात की, तो शबरी की कथा क्या है? शबरी जी जो है वो तो कोई राजा नहीं, क्या आवश्यकता थी वहां जाने? उनको तो मां के भाव में दिया, मित्र नहीं, मित्र तो बराबरी का होता है जी। उनको तो मां का स्नेह दिया। तो ये सारी चीजें जब आप कथा को गूढ़ अर्थों में समझेंगे ना, कि राम का लोकतंत्र कैसा था, जिस विषय में बहुत से लोग विवाद करते हैं, अपवाद करते हैं और ये कहते हैं कि सीता जी को छोड़ दिया तो क्या किया, वो राम का लोकतंत्र था। अगर उस कथा को आप सत्य माने तो राम से बड़ा लोकतांत्रिक राजा हुए नहीं। और इसीलिए अवधारणा हमेशा राम राज्य की दी जाती है, किसी कृष्ण राज्य की नहीं दी जाती। वो भी द्वारिका के राजा थे और वो भी हमारे भगवान है। लेकिन राम राज्य की अवधारणा इसलिए है कि सर्वाधिक लोकतंत्र अगर किसी व्यक्ति के शासन में था, जो किसी एक व्यक्ति की बात सुन के भी अपने निर्णय बदल दे, उसका नाम राम।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहीं से? सर हाँ सर, लोकतंत्र की आप बात कर रहे थे कि राम जी के राज्य में लोकतंत्र। एक लोग की बात सुनकर उन्होंने सीता जी के जिसे फिर से परीक्षा ली, तो वो सीता जी के साथ तो अन्याय हो गया ना। दो चीजें बहुत गहराई से आप समझिएगा। राम कौन है? भगवान। सीता कौन है? अबला नारी, भगवती। जब वो भगवती दूसरे रूप में महिषासुर का मर्दन करने जाती हैं, तब आप में से किसी ने या किसी विद्वान ने यह पूछा कि ये महिला कैसे मारेगी? सामने वो खड़ा हुआ है, महिषासुर। किसी ने पूछा? तब वो अबला नहीं है, तब वो दुर्गा है। और सीता को केवल आप अबला की कसौटी में परखना चाहते हैं। अगर राम ने आदेश दिया तो कुछ सोच समझ कर दिया। और किसको आदेश दिया? मैं यहां से कहूं कि ये 50 किलो का वजन उठा के ले जाना है, तो उसी को कहूंगा कि जिसके बाजू में भार होगा, जो उठा सके। अन्याय नहीं है, अन्याय उस व्यक्ति के साथ होता है जो उस काम को करने में समर्थ ना हो। अगर आप उस काम को करने में सर्वदा समर्थ हैं, तो आपको आदेश दिया जा सकता है। उसके हिडन परिणाम क्या होंगे वो जानने के लिए उस वक्त आप राजा के वेश में बैठे हो। उसके लिए आपके लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण है और राजतंत्र महत्वपूर्ण है। सर, राजा के लिए तो ये है ना कि सबको बराबर दे। बिल्कुल, और सबको उन्होंने बराबर ही दिया। सीता को भी बराबर दिया। सीता को अगर आप उस घटना को इस तरह से देखते हैं कि राम इसलिए बन गए और 14 वर्षों तक वनवास काटा कि 14 वर्षों में वो वंचितों का कल्याण कर सके। वरना तो आप ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कल के दिन कि भाई ऐसा कौन बेटा होता है जिसको ये पता है कि वियोग में पिता मर जाएगा और वो छोड़ के चला जाए? ऐसा बेटा होता है क्या? कि पिता को हृदयघात है, पिता बेड पे है और केवल एक ही दवा बचा सकती है, राम का प्रेम, और राम ही छोड़ के चला दिया। प्रश्न तो कई तरीके से उठाया जा सकता है। ऐसा बेटा होता है क्या? बेटे का धर्म निभाया क्या राम ने? महत्वपूर्ण धर्म क्या? जिसलिए अवतार लिया। अवतार का धर्म महत्वपूर्ण है। व्यक्ति आया है तो जाएगा, और उसके मरने के कारण पहले से विधाता तय करके भेजते। महारानी सीता को जो काम दिया, जो टास्क दिया उनकी भूमिका में, वो उसको निभाने के लिए सर्वदा असमर्थ थी। कोई उनको जब असमर्थ और अबला की दृष्टि से देखता है तो मुझे बहुत बड़ी वेदना होती है। अगर राम भगवान है तो देवी सीता देवी नहीं है क्या? राम अकेले वन को जाते, सब लोग कहते जय जय। देवी अगर अकेली वन को गई तो उनको आप कह रहे हैं कि केवल एक अबला नारी चली गई ना, वो भगवती है। हाँ, अपने घर के किसी कर्मचारी को उठा के एक निकाल देते कि तुमको बेटा जाना है कल से वन में, अन्याय मान लेता। लक्ष्मण को अगर वो कह देते कि तुम जाओ वन में और तुम्हारा हाथ से निष्कासन, अन्याय नहीं है, वो शेषनाग क्या बता रहे हैं, सर्वदा समर्थ। उनको सिर्फ ये मत मानिए कि एक भार्या है जो किसी काम की नहीं है। अभी दो पति पत्नी रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, दूसरा इंग्लैंड में रह रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह सुपर डुपर है। वो अपने दूर दूर रहते हैं और दो संस्थाएं चला रहे हैं। वो वन की संस्था चला रहे थे जहां पे उन्हें अपने दो बच्चों को पालना था, जहां लव और कुश पैदा हुए, और जहां लव और कुश का संरक्षण राजमहल में नहीं करना था, वो महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में और वन देवता के संरक्षण में करना था। अगर आप सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखें, हालांकि बहुत से लोग जो विद्वान है, मैं उतना विद्वान नहीं हूं, मैं ये कह सकूं कि ये कथा कार्य और ना मैंने उतना गंभीर अध्ययन किया, मैं तो सिर्फ तार्किक दृष्टिकोण पे इसको कस रहा हूं। और मैं इसलिए कहता हूं कि जो समर्थ है उसके लिए आप निर्णय राजा होते हुए कर सकते हैं। अगला प्रश्न। हाँ, मेरा प्रश्न प्रियंका मैडम से। हाँ, कि जैसे कि आज का सत्र का नाम था स्टार्टअप की आदि में यूके रहने की चुनौती, तो जाहिर सी बात है कि आपने इतना सफर जो अपना तय किया उसमें बहुत सारी चुनौतियां आई, जैसा कि मैंने इंटरनेट में बहुत पहले भी देखा था, अभी आपने बताया। आपके जीवन में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या थी जिस समय आपको लगा होगा कि नहीं अब मैं टूट चुकी हूँ, या ऐसा कुछ लगा हो, उसको आपने कैसे टैकल किया? किसी भी काम को स्टार्ट करने का, अगर हम कोई काम सोचे ना कि हमको ये करना है, दिमाग में बहुत लोग आइडियाज बनाते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर पहला स्टेप आपने ले लिया तो आपकी शुरुआत तो हो गई ना। कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। पहला तो वही था स्टार्ट करने का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया।
उसके बाद 5-6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत अच्छा चला बिजनेस। तो फिर उसके बाद वहाँ के प्रशासन से कुछ दिक्कत आया, और मेरे लिए सबसे हार्ड डेज तब था कि जब मेरा पूरा कम्प्लीटली शट ऑफ हो गया बिजनेस, 6-7 महीना तक बिल्कुल नहीं रहा। तो उस समय मन में आया कि घर चले जाना चाहिए, घर वाले भी बोल रहे थे आ जाओ। बहुत सारा क्वेश्चन आता था दिमाग में, हम आगे क्या होगा नहीं होगा, और बहुत सारा थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रहा था। अकेले रहते हैं पटना में, डर भी लगता था बाहर जाएंगे कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन फिर सोचे कि जो काम स्टार्ट कर दिया उसको बीच में छोड़ के जाना सही नहीं है। घर चले जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा पहले सही था ना कि जब हम ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद था कि खुद का पैसा कमाना है, उस पे जीना है। पापा के पैसे से अब ज़्यादा नहीं उस पे रहने लगे, तो मैंने वो काम ही अर्निंग के लिए किया, पैसा कमाने के लिए। तो मैंने सोचा घर चले जाएंगे तो फिर वो लोग दोबारा हमको ये काम नहीं करने देंगे, और जॉब हम गवर्नमेंट जॉब हम क्रैक कर नहीं सकते, हमको पता था। उस समय पेशेंस रखा मैंने, और खुद पर विश्वास रखा कि नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। तो मेरा कार्ड से सीधे कैफे हो गया। मैंने 2-4 महीने में जब मेरा कार्ड हटा दिया गया ना, तो मेरे साथ बुरा होने की जगह और अच्छा ही हो गया। मेरा पब्लिसिटी इतना ज्यादा हो गया ना कि मेरा ब्रांड बन गया और डिमांड में फ्रेंचाइजीज आ गया। 3-4 बैक टू बैक मेरा कैफे ओपन हो गया फ्रेंचाइजी का। इसका जो भी पैसा था मैंने सेविंग करके रखा, उसी से मैंने अपना एक पटना में कैफे खोल दिया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पेशेंस। मेरे 2 पुत्रियां हैं, बिहारी हूँ। बिहार में बेटा 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 करते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, कभी महसूस नहीं होती कि बेटा नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है। आज वैसा दिन था। आज वैसा दिन था। मैं क्यों कह रहा हूँ? नहीं, मैं प्रियंका भी कह रहा हूँ कि बेटा होता, अगर योग्य होता तो मैं प्रियंका के पिता के पास जाके पाँव पड़ जाता। कहना चाहती हूँ, मेरे अंदर मेरे पूरे फैमिली के अंदर डिफेंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी जान की परवाह ना किए बिना मतलब बॉर्डर्स पे रहते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर मतलब बनने वाला है, नेक्स्ट ईयर मेरी शादी है। तो बहुत लकी मानते हैं अपने आप को कि हम ऐसे इंसान की वाइफ बनने जा रहे हैं जो कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे किसी को मिलता तो लगता है होना चाहिए, तो मांग तो सकते जाके, क्योंकि बेटा बेटी नहीं चुन सकते। और बदबू और बेटा है। सर अभी जिनसे शादी होने वाली है पैरामिलिट्री फोर्स में रिश्ता हो रहा है। एक आखिरी प्रश्न हम लोग आज का लेंगे। एक आखिरी प्रश्न अगर कोई पूछना चाहता है तो। कि आपने पेरेंट्स को बिना बताए कि स्टार्ट, तो मेरा एक जो इस चीज पे क्वेश्चन था, सेम अपने आप को मैनेज करना था कि अगर मैं आपकी जगह पे होती और मैं बोलती कि पापा मेरे को ना चाय की रेडी लगानी है, तो मम्मी का रिएक्शन यही आता है कि खुद पहले चाय बना के पी लो फिर अपना स्टार्टअप करना। तो मतलब जब ये चीज पता चली उनको पेरेंट्स को, उनका रिएक्शन कैसा था? और जो कंपनी वगैरह वाली बात आपने बोली कि करना हो गया, तो फिर क्या मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन का मुझे बोल रहा क्या कैसे उन्हें क्या जब मतलब हम पेरेंट्स को बताए नहीं थे, तो पटना में हम नहीं चाहते थे कि कोई कहीं से भी हम फोकस में आए। मेरा कभी भी इंटेंशन फेम पाना नहीं था। हम चाहते थे कि कोई ना जाने हमको पटना में काम करना, खुद इतना पैसा कमा लेगा। कोई भी इंसान एक चाय के ठेले से इतना तो कमा ही लेगा कि वो खुद का खर्चा मैनेज कर सके। हम चाहते तो उतना ही पैसा चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं हमको। तो फिर जब सबसे पहले न्यूज़पेपर में आया, तो न्यूज़पेपर पटना का घर तक तो जाएगा नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं अभी नहीं बताएंगे। फिर आज तक से कॉल आया, तो फिर बोले आपके स्टोरी हम चलाना चाहते हैं। तो फिर सोचा अगर डायरेक्ट वो लोग देखने के शौक पे ना पड़ जाए। तो फिर घर पे फोन किया, मम्मी को बोला। पहले हम सोचे कि दूसरे तरीके से बोलते हैं, उनका राय जान लेते क्या सोचती है वो। बोले मम्मी एक लड़की है पटना में है, 2-3 साल से जॉब का प्रिपरेशन कर रही है, उसका हो नहीं रहा है, लेकिन वो अपना एक चाय का स्टार्ट की है, कैसा काम कर रही है? मम्मी बोली अच्छा काम कर रही है। सेल्फ डिपेंडेंट तो है ना, तो हम सोच रहे कि चलो ठीक है, पहले मुझसे बुलवा लिए कि अच्छा काम कर रही है।
फिर बोले कि वो लड़की हम ही है, मुझे बोली भी नहीं। बहुत शौक में चली गई। मतलब पेरेंट्स को दूसरे बच्चे को काम करे तो अच्छा लगता है, मगर उनके बच्चे करे तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे घर में कोई सड़क पे काम नहीं किया है और इसके लिए ताना भी बहुत सुने कि आपकी बेटी पूरा खानदान का नाम डुबा दी, जो कोई नहीं किया करके दिखा दी, सड़क पर काम कर रही है और ऑल दैट जो भी। तो फिर मम्मी को फिर भी कन्विंस कर लिए मम्मी को। पापा को जब पता चला तो बोले कि अभी आओ घर, नहीं तो फिर मार खा लोगी। फिर हम बोले पापा आप यहाँ आइए पटना, हमको 2-4-5 लोग पर आप पूरे रोड पे सबके सामने मार लीजिए, हम गलत काम नहीं कर रहे, जब तक हम अपना कैफे नहीं खोल लेते हम घर आएंगे ही नहीं। और हम 2 साल तक घर नहीं गए। शुरुआत में कुछ महीने मेरे घर से बात भी नहीं होता था। हम सोचे ठीक है कोई बात नहीं, पेरेंट्स है ना, समझ जाएंगे, देखेंगे मेरा बच्चा काम कर रहा है आगे बढ़ रहा है, तो सारे पेरेंट्स समझ जाते हैं। शुरू में उनको बुरा लगा होगा, कि उनको इसलिए भी बुरा लगा होगा कि यहाँ घर पे रहती थी, वहाँ धूप में काम कर रही है, अकेले है, इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो किसी भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता उनका बच्चा जब तकलीफ में हो तो। लेकिन छोड़ देना चाहिए तकलीफ में बच्चे को, जब तभी तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। तो यही था कि शुरुआत में बात नहीं होती थी, अब प्राउड फील करते हैं अपने पेरेंट्स।